यह कहानी है एंजो नामक एक चित्रकार की, जो अपने खाली समय में बच्चों को कराटे सिखाता है। एक शाम काम से लौटते समय एंजो बस स्टॉप पर सिगरेट जलाता है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास से गुजरती है और उस पर पानी उछाल देती है, जिससे उसकी सिगरेट बुझ जाती है। गुस्से में एंजो सिगरेट फेंक देता है और सड़क के किनारे खड़े होकर उस गाड़ी की ओर देखने लगता है। सिगरेट बहते हुए पानी में गिरती है और बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने एक सीवर में चली जाती है। एंजो उस सीवर का पीछा करते हुए एक बड़े पुल तक पहुँचता है, जहाँ से सीवर का सारा पानी बाहर निकल रहा होता है। वह पुल के नीचे गटर की पाइप में घुसकर आसपास की चीजों का मुआयना करता है और इसी दौरान उसके मन में उस बैंक को लूटने का विचार आता है। अगली सुबह एंजो अपने दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है, उसे अपनी योजना बताता है। सेबेस्टियन को भी पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वह भी इस योजना में शामिल हो जाता है। हालांकि इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन्हें ढेर सारे महंगे उपकरण और कुछ हथियारों की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल उनकी जेब खाली होती है। पैसों का इंतजाम करने के लिए एंजो अपने पुराने दोस्त डिब्बा से मिलने पहुंचता है। डिब्बा के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वह इस चोरी को फंड कर सके, इसलिए वह एंजो को मारियो नामक एक चोर का पता देता है, जो आए दिन छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। अगली सुबह एंजो मारियो से मिलता है और उसे अपनी पूरी योजना बताता है। वह मारियो से कहता है कि अगर हम चोरी में कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजो की योजना सुनकर मारियो पहले तो थोड़ा भ्रमित होता है, पर फिर भी वह इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। उस रात वे दोनों उस सीवर के पास पहुंचते हैं, जहां एंजो सीवर के अंदर एक माप टेप डालता है। इसके बाद वे दोनों पाइप में घुसते हैं और उस टेप की मदद से पाइप की गहराई नापते हैं। थोड़ी गणना के बाद एंजो मारियो से कहता है, दोस्त, हम करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर हैं। हालांकि मारियो को इस बात की चिंता है कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और इस पाइप में पानी का स्तर बढ़ गया तो उनकी योजना फेल हो जाएगी। इस पर एंजो उसे कहता है कि वे यह चोरी तभी करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। मारियो भी उसकी बात मान लेता है और फिर वे लोग उस चोरी की योजना बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान उन्हें यह बात पता चलता है कि उस बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे हैं और अगर रात के दौरान किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो बैंक का अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। एंजो सभी को बताता है कि मोशन सेंसर उनकी हलचल को नहीं बल्कि उनके शरीर की गर्मी को ट्रैक करते हैं। इसके बाद एंजो स्लीपिंग बैग की मदद से एक खास किस्म का सूट बनाता है ताकि वह अपने शरीर की गर्मी को छुपा सके। अगले दिन एंजो उस बैंक में जाता है और अंदर मौजूद हर एक विभाग की तस्वीरें लेने लगता है ताकि वह बैंक के लेआउट को समझकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन इसी बीच बैंक के सुरक्षा कर्मी एंजो को तस्वीरें लेते हुए पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ बैंक के बेसमेंट में ले जाते हैं। असल में यह एंजो की एक चाल होती है ताकि वह बैंक के बेसमेंट तक पहुंच सके और वहां मौजूद लॉकर्स को करीब से देख सके। गार्ड्स एंजो के कैमरे की जांच करते हैं, पर उन्हें कैमरे से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एंजो ने पहले ही कैमरे में लगा SD कार्ड निकाल लिया होता है। जब गार्ड्स को एंजो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वे उसे जाने देते हैं। इसके बाद एंजो अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें उस बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाता है जो उसने उन तस्वीरों को देखकर बनाया था। एंजो सभी को बताता है कि हम बेसमेंट के रास्ते बैंक के अंदर जाएंगे, क्योंकि बैंक के सभी लॉकर्स वही मौजूद है। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद वे लोग एक साइकिल की मदद से बैंक और सीवर के बीच की दूरी का पता लगाते हैं। वे साइकिल के टायर पर एक निशान लगाते हैं और उसे सीवर से चलाकर बैंक तक ले जाते हैं। इस दौरान साइकिल का टायर कितनी बार घूमा इसे गिनकर वे दूरी नापते हैं। अगले दिन एंजो कुछ कैलकुलेशन करके उस कोण का पता लगाता है जिस कोण पर खुदाई करने से वे सीधे बैंक के अंदर पहुंच सकते हैं। इसी बीच एंजो मारियो को बताता है कि वे जिन पैसों को चुराने वाले हैं उन पर बैंक का बीमा है और इसका मतलब यह है कि चोरी के दौरान आम लोगों के पैसों को कोई नुकसान नहीं होगा। उस रात वे सभी लोग उस सीवर के नीचे पहुंचते हैं और उस पाइपलाइन में एक सुरंग खोदने लगते हैं। इसके साथ ही वे अल्बर्टो नामक एक व्यक्ति को अपनी योजना में शामिल करते हैं, जो चोरी के बाद भागने में उनकी मदद करेगा। हालांकि इतनी योजना बनाने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि बैंक के अंदर मौजूद सभी लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। दरअसल उस बैंक में कुल 400 लॉकर्स होते हैं और अगर एक लॉकर को खोलने में 1 मिनट लगता है तो उन सभी लॉकर्स को खोलने में उन्हें कुल 6 घंटे लगेंगे। अगले दिन मारियो उस बैंक की एक दूसरी शाखा में गया, वहां अपने नाम पर एक लॉकर लिया। लॉकर को खोलते समय उसने उसके मैकेनिज्म को बड़े ध्यान से समझा। फिर अगले दिन मारियो और उसके साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई, जिसका इस्तेमाल वे चोरी के बाद भागने में करने वाले थे। इसके बाद वे लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे, लेकिन तभी वहां पर पुलिस की एक टीम आ गई और इन सभी से पूछताछ करने लगी, क्योंकि उन्होंने वह वैन सड़क के बीचों बीच खड़ी कर रखी थी। इससे पहले कि पुलिस को उन पर शक होता, अल्बर्टो और उसकी पत्नी घर से बाहर आ गए और पुलिस को बताया कि ये लोग उनके मेहमान हैं और उनका इंतजार कर रहे थे। उस रात वे लोग दोबारा से उस सीवर में गए और सुरंग को आगे खोदने लगे, लेकिन कुछ घंटों की खुदाई के बाद उनकी ड्रिल मशीन टूट गई और उनका काम रुक गया। यह देखकर मारियो काफी नाराज हो गया और सभी से कहा कि उसने पहले ही इस काम में अपनी सारी बचत लगा दी
थी और अब वह इसमें और पैसा नहीं लगा सकता। इतना कहकर मारियो वहाँ से चला गया। उस रात जब एंजो अपनी प्रेमिका के साथ था तब बातों बातों में ही उसके दिमाग में एक विचार आया। अगली सुबह वह मारियो से मिलने उसके घर पहुंचा और उसे अपना नया प्लान बताया। एंजो बताता है कि वे उस बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में लूटेंगे। दरअसल एंजो का प्लान यह था कि वे मुख्य गेट से होते हुए दिन दिहाड़े बैंक के अंदर घुसेंगे, जिससे बैंक स्टाफ और पुलिस को यह लगेगा कि यह सिर्फ एक मामूली चोरी है। और जब पुलिस वाले बैंक के बाहर उनका इंतजार करेंगे तब ये लोग सुरंग से होते हुए बैंक से बाहर निकल जाएंगे और जब तक पुलिस को सुरंग के बारे में पता चलेगा ये काफी दूर निकल चुके होंगे। मारियो को भी एंजो का प्लान काफी पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। चोरी वाले दिन इन सभी ने अपने हाथों पर ग्लू लगा लिया ताकि अपनी उंगलियों के निशान छुपा सकें। उधर सेबेस्टियन सुरंग खोदने के लिए शिविर में चला गया, जबकि टीम के बाकी सदस्य भेष बदलकर बैंक के अंदर घुस गए। अंदर आने के बाद उन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा लिया और बैंक में मौजूद सभी ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसी बीच बैंक के सुरक्षा कर्मी ने कैमरे में यह सब देख लिया और फौरन पुलिस को सूचित कर दिया। उधर मारियो कैशियर के पास गया और उसे एक सूटकेस में पैसे भरने को कहा। वहीं अल्बर्टो बैंक की पार्किंग में गया और वहां मौजूद गेट को अंदर से बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर पहुंच गई और देखते ही देखते इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया। यह सब देखकर एंजो ने एक बंधक को बंदूक की नोक पर ले लिया और उसे बैंक से बाहर ले जाकर पुलिस वालों को धमकाने लगा। एंजो ने कहा कि अगर किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो हम अंदर मौजूद सभी बंधकों को मार डालेंगे। उधर बैंक के अंदर मारियो ने भी एक बंधक को बंदूक की नोक पर ले लिया और सुरक्षा कर्मी से बाहर आने को कहा। पहले तो वह गार्ड बाहर आने से मना कर देता है, लेकिन मारियो की धमकी के बाद आखिरकार कमरे से बाहर आ जाता है। यहाँ मारियो उस गार्ड से उसकी बंदूक ले लेता है और उसे बाहर भेजने से पहले उसका फोन भी ले लेता है ताकि अगर पुलिस उससे संपर्क करना चाहे तो उसी फोन पर करे। गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो सभी कैमरे को बंद कर देता है ताकि कोई भी सबूत उनके खिलाफ न बचे। दूसरी ओर एंजो बैंक के बेसमेंट में गया, वहाँ मौजूद एक कैबिनेट को साइड किया। उधर सेबेस्टियन ने सुरंग का काम पूरा कर लिया था और वह उस रास्ते से बैंक में आ गया। अंदर आने के बाद एंजो और सेबेस्टियन बैंक की पार्किंग लॉट में गए और कार की डिग्गी में से एक मशीन बाहर निकाली। इसके बाद वे लॉकर रूम में पहुंचे और इस मशीन को असेंबल किया। दरअसल सेबेस्टियन, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, उसने एक मशीन बनाई थी जो इन लॉकरों को केवल 7 सेकंड में खोल सकती थी। टीम के सभी लोगों ने अपनी घड़ी में एक टाइमर सेट किया और एंजो और सेबेस्टियन लॉकर तोड़ने में लग गए। इसी दौरान मारियो को पता चला कि पुलिस बैंक की छत पर पहुंच चुकी है। मारियो ने तुरंत उस पुलिस अधिकारी को फोन किया जो इस मिशन को लीड कर रहा था। मारियो ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपने लोगों को छत से नहीं हटाया तो वे सभी बंधकों को मार डालेंगे। मजबूरी में कप्तान को मारियो की बात माननी पड़ी, लेकिन उसने सामने वाली बिल्डिंग की छत पर 2 स्नाइपर्स तैनात कर दिए ताकि मौका मिलते ही इन चोरों को शूट किया जा सके। इसके बाद मारियो ने कप्तान से कहा कि तुम इस शहर के मेयर से मेरी बात कराओ। इस पर कप्तान ने जवाब दिया कि मेयर को बैंक तक आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। उधर एंजो और सेबेस्टियन तब तक कई लॉकर खोल चुके थे जिसमें भारी मात्रा में नकदी और सोना मौजूद था। बैंक के बाहर पुलिस इस चोरी को रोकने और चोरों को पकड़ने की योजना बनाने में जुटी हुई थी, क्योंकि पुलिस को यह लग रहा था कि यह सिर्फ एक मामूली चोर है और अब यह सभी चोर बैंक के अंदर फंस चुकी है। इसलिए कप्तान ने मारियो को दोबारा कॉल किया और आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया। यहाँ कप्तान कहता है कि अगर तुम लोग खुद को पुलिस के हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें एक सरकारी वकील दिलवा दूंगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत कम सजा मिलेगी। हालांकि मारियो ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। वहीं दूसरी ओर हम एक बुजुर्ग महिला को देखते हैं जिसका उस दिन जन्मदिन होता है। जब मारियो को यह बात पता चलती है तो वह उस महिला को एक चॉकलेट देता है और जन्मदिन के तोहफे के तौर पर उसे बैंक से बाहर भेज देता है। थोड़ी देर बाद मेयर बैंक के बाहर आ जाता है और जब पुलिस ने मारियो की उससे बात कराई तो वह उसे गंदी गंदियां गालियां देने लगता है। इसके बाद मारियो कप्तान से कहता है अब वह किसी मंत्री से नहीं बल्कि अपने वकील से बात करना चाहता है। जब कप्तान ने उससे उसके वकील का नंबर मांगा तो उसने एक बंधक का नंबर दे दिया और जब कप्तान ने उस पर कॉल किया तो मारियो अपनी आवाज बदलकर उससे बात करने लगा। दरअसल मारियो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके साथियों को थोड़ा और समय मिल सके। वहीं दूसरी ओर एंजो और बाकी लोग चोरी का सारा माल सुरंग के रास्ते स्थानांतरित करने में लगे थे और इधर मारियो पुलिस और बंधकों को मैनेज कर रहा था। इसी बीच हम कप्तान को देखते हैं जो बार बार उस बंधक को वकील समझकर फोन कर रहा था। क्योंकि मारियो ने वह फोन स्विच ऑफ कर दिया था इसलिए कप्तान को शक होने लगा। तभी उसकी नजर बैंक के बाहर मौजूद उस सीवर पर पड़ी और अब उसे एहसास हुआ कि बैंक से बाहर निकलने का एक तीसरा रास्ता और भी हो सकता है। इधर बैंक के अंदर चोरों ने सारा लूटा हुआ माल एक नाव में भर लिया और फिर एंजो ने अपने सारे हथियार बैंक की तिजोरी में छोड़ दिए। यहाँ यह खुलासा होता है कि असल में वे सारे हथियार नकली थे, क्योंकि एंजो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद मारियो ने सभी बंधकों को बैंक की पहली मंजिल पर बंद कर
कर दिया और फिर एंजो के साथ वहां से निकलने लगा। जब बंधकों को लगा कि चोर जा चुके हैं तो वे जल्दी जल्दी से अपने मोबाइल फोन उठाकर अपने परिवार वालों को कॉल करने लगे। जब कप्तान को पूरी बात समझ आई तो उसने एक टीम को बैंक के मुख्य गेट से अंदर भेजा और दूसरी टीम को उस सीवर के रास्ते भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ हम मारियो को देखते हैं जिसने एंजो के साथ मिलकर खुदाई के सारे सबूत मिटा दिए और जल्दी से अपने साथियों के पास पहुंच गया। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां एंजो और उसके साथी इस चोरी की योजना बना रहे थे। दरअसल एंजो को यह पता था कि पुलिस यह जरूर समझेगी कि वे सभी सीवर के रास्ते से भागने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सीवर में एक छोटा सा बांध बना दिया था ताकि पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ा जा सके, वे अपनी मोटर बोट उस दिशा में ले जा सके। इसके बाद कप्तान बैंक के बेसमेंट में गया जहां उसे वह सुरंग दिखाई दी, पर वह उस सुरंग के जरिए चोरों को पीछा नहीं कर सकता था क्योंकि उन्होंने सुरंग के मुहाने पर एक बम लगा दिया था। हालांकि बहुत जल्द कप्तान को यह पता चल गया कि वह बम भी नकली था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। यहाँ एंजो और उसके साथी सीवर से होते हुए वैन में चढ़ गए और फिर सेबेस्टियन ने चोरी का सारा माल ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद सेबेस्टियन भी ऊपर आ गया और ये लोग वहां से निकल गए। कुछ इस तरह चोरों के इस मामूली समूह ने सरकार और पुलिस को बेवकूफ बनाकर $30 मिलियन लूट लिए। चोरी के बाद ये सभी लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और लूट का सारा माल आपस में बराबर बांट लिया। इसके साथ ही उन्होंने उस वैन को भी जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। अब सारे सबूतों को मिटाने के बाद ये सभी अपने अपने रास्तों पर निकल गए और लूट के पैसों से आराम की जिंदगी बिताने लगे। हालांकि कुछ महीनों बाद अल्बर्टो की पत्नी को यह खबर मिली कि उसके पति और एक दूसरी औरत के बीच अफेयर चल रहा है। गुस्से में आकर वह सीधे पुलिस के पास पहुंची और उन्हें पूरा प्लान बता दिया। जैसे ही पुलिस को सारी जानकारी मिली उन्होंने एक एक कर उन चोरों को अरेस्ट कर लिया और उनका सारा पैसा जब्त कर लिया। इसके बाद हम 7 महीने बाद की कहानी देखते हैं। अब एंजो जेल से रिहा हो रहा होता है और मारियो को एक महंगी कार में जेल के बाहर उसे लेने आता है। यहाँ यह खुलासा होता है कि एंजो ने पहले से ही यह प्लान बना लिया था कि अगर वे पकड़े भी जाएं तो उन्हें कम से कम सजा मिले, क्योंकि उन्होंने लूट के दौरान नकली हथियारों का इस्तेमाल किया और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए कोर्ट ने उन्हें केवल 7 महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही बैंक के पास चुराए हुए पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को सिर्फ $1 मिलियन ही मिल पाए, जिसका मतलब यह था कि चोरों ने लूट का बड़ा हिस्सा छिपा दिया था। और आखिरकार एंजो और उसके बाकी साथी जेल से आजाद हो गए और लूट के पैसों से आरामदायक जिंदगी बिताने लगे। और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।